हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड सेम में जो गए हैं, तो उनके लिए हम उनका जो एक सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, उसको हम पढ़ेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का है, पदार्थों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो ये आपका पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। पर आज हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस पूरे जो आपका सब्जेक्ट है, इस पूरे सब्जेक्ट के सभी चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं, पदार्थों के गुणधर्म को। इसमें लगभग कुछ पॉइंट्स आपको जो मैकेनिक्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे उससे रिलेटेड है, तो आपको पहले से पता होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं है तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमारे चैप्टर का नाम है पदार्थों के गुणधर्म। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपका क्या दिया हुआ है। हम जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पिंड या बॉडी पर बलों के प्रभाव तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वही हमारी यांत्रिकी कहलाती है, यानी कि मैकेनिक्स कहलाती है। तो मैकेनिक्स से ही फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेटेड है। मैकेनिक्स में जो भी छोटे छोटे डिफिनेशन पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एक बार हम इनको रिपीट कर लेते हैं। तो यांत्रिकी का अध्ययन हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन एवं इंजीनियरिंग कार्यकलापों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि मशीनों, पुर्जों, पुलों तथा भवनों के ढांचों का आकार प्रकार सुनिश्चित किया जा सके, जिससे वे उन पर लगने वाले बलों को ठीक प्रकार से एवं सुरक्षित सहन करने के योग्य सिद्ध हो सके। ये जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, आपका न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट चैप्टर में तो आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, यहाँ पर हम डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है, आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो इसमें आगे हम देखते हैं, यांत्रिकी का संबंध उन इंजीनियरिंग पदार्थों से है जो केवल ठोस पदार्थों तक सीमित है। ये ठोस पदार्थ किसी भी आकृति जैसे पिंड, तार, छड़, प्लेट, शाफ्ट, पहिया, स्तंभ तथा स्प्रिंग आदि में हो सकते हैं, तथा ढांचों, मशीनों आदि के अंग या अवयव कहलाते हैं, इनके मेंबर्स कहलाते हैं। ठोस पदार्थ आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। फर्स्ट आपका है प्रत्यास्थ पदार्थ, जो आपका इलास्टिक मटेरियल होता है। सेकंड आपका है सुगठ्य पदार्थ, जिसको हम प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। और थर्ड आपका है रिजिड मटेरियल्स, यानी कि दृढ़ पदार्थ। तो इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि आपकी जो मटेरियल्स है, तीन प्रकार के ठोस पदार्थ के जो तीन प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम इलास्टिक मटेरियल को देखते हैं। इलास्टिक मटेरियल आपका क्या होता है। प्रत्यास्थ पदार्थों पर बाह्य बल लगाने से उनके आकार में परिवर्तन या जो भी विरूपण या डिफॉर्मेशन होता है, तथा बाह्य बलों को हटा लेने पर जो विरूपण इनका होता है वो समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपके प्रत्यास्थ पदार्थ होते हैं, इलास्टिक मटेरियल होते हैं, इस पर यदि हम बाहरी बल लगाते हैं तो इनके आकार में परिवर्तन होता है, जिसको हम विरूपण या डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। विरूपण को ही हम इंग्लिश में डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जब भी हम कोई बाहरी बल लगाएंगे इन पर, इलास्टिक मटेरियल पर, तो इनके आकार में परिवर्तन होगा। और जब हम बल को हटा लेते हैं तो इनका जो विरूपण होता है, डिफॉर्मेशन, वो समाप्त हो जाता है और जो भी पदार्थ होते हैं अपनी ये वापस आ जाते हैं। तो इसी इन मटेरियल को, इस टाइप के जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ। सेकेंड हम देखेंगे प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होता है। सुगठ्य पदार्थ हम किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। सुगठ्य पदार्थ पर बल लगाने से एक सतत विरूपण यानी कि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, जो आपका स्थायी विरूपण कहलाता है। अर्थात बाह्य बल हटाने पर सुगठ्य पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। तो सुगठ्य पदार्थ आपका प्लास्टिक मटेरियल जो होता है, इस पर यदि हम बाहरी बल लगाते हैं तो उनका जो आकार में परिवर्तन होता है, एक सतत विरूपण यानी कि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, जो आपका स्थायी होता है। उस बल को हटा लेने पर बाद में वो जो भी पदार्थ है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आएगा। जो उनमें परिवर्तन होगा वो हमेशा के लिए रहेगा, स्थायी रहेगा। तो इस प्रकार के जो भी पदार्थ होते हैं वो आपका सुगठ्य पदार्थ कहलाता है, यानी कि इसको हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजिड मटेरियल, दृढ़ पदार्थ आपका क्या होता है। तो दृढ़ पदार्थ पर बाह्य बल लगाने से उसके भौतिक आकार में किसी भी आकार का परिवर्तन अर्थात विरूपण नहीं होता है। जो भी रिजिड मटेरियल्स है ये दृढ़ पदार्थ ऑलरेडी होते हैं, तो इसमें अगर कोई भी हम बल लगाते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो इस प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं तो उसको हम रिजिड मटेरियल्स या दृढ़ पदार्थ बोल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार थे आपके ठोस पदार्थ के, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल्स और रिजिड मटेरियल। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इस जो भी सब्जेक्ट आपका इसके लिए। तो हमेशा आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इलास्टिक मटेरियल किसे कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल किसे कहते हैं और रिजिड मटेरियल्स हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पदार्थों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं। तो किसी मशीनी यंत्र के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के यांत्रिक गुणों को जानना आवश्यक है, जिससे वे क्रिया के अंतर्गत वांछित कार्य करने तथा बलों को सहन करने योग्य हो सके। अर्थात पदार्थ में वे सभी गुण होने चाहिए जिनकी उस स्थान पर आवश्यकता है तथा वह निर्धारित कार्य सुगमतापूर्वक कर सके। तो हम देखेंगे आगे कि इनके जो पदार्थों के यांत्रिक गुण हैं, मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की, वो कौन कौन सी होती हैं और सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जो भी डिफिनीशन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर रट लीजिएगा। अब बार बार ये आपके काम आने वाले हैं। अभी सेकंड ईयर में आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में भी आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये सारे डिफिनीशन आपके काम आते हैं। देखते हैं हम पदार्थों के यांत्रिक गुण वे गुण हैं जिनसे पदार्थ के यांत्रिक उपयोग के अंतर्गत उन पर कार्य कर रहे बलों, बाह्य बलों के व्यवहार का ज्ञान होता है। पदार्थों के विभिन्न प्रमुख यांत्रिक गुण निम्न प्रकार हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला आपका है प्रत्यास्थता, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। दोनों नाम आपको याद रखना है, हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने अंदर होने वाले आकार में विरूपण का विरोध करता है प्रत्यास्थता कहलाता है, जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। परंतु जैसे ही विरूपण करने वाले बाह्य बलों को हटा लिया जाता है, पिंड अपने प्रारंभिक आकार में वापस आ जाता है। तो वही पॉइंट है ये। जैसे हम प्लास्टिक इलास्टिक मटेरियल जो पढ़ रहे थे, तो वही डिफिनीशन आपका यहाँ पर भी होता है। तो उसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। जब किसी पदार्थ पर हम बाहरी बल लगाते हैं और उसमें परिवर्तन होता है और जो भी बल होता है वो हटाने के बाद पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस आ जाता है। तो ये जो क्रिया होती है इसको हम इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता बोलते हैं। सभी निर्माण पदार्थ प्रत्यास्थ होते हैं। इस्पात अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है। मशीनी अंगों व सूक्ष्म औजारों के लिए यह आवश्यक गुण है। प्रत्यास्थता गुण रखने वाले पदार्थ इलास्टिक मटेरियल आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिकता या सुगठिता क्या होता है। प्लास्टिसिटी को हम हिंदी में प्लास्टिकता या सुगठिता बोलते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने से उसके आकार में बिना टूटे स्थायी विरूपता आ जाती है, अर्थात बल हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, प्लास्टिकता या सुगठिता या प्लास्टिसिटी कहलाता है। तो पहले भी आपको बताया गया जो प्लास्टिसिटी आपका है, प्लास्टिक जो मटेरियल होते हैं उनमें जो गुण होता है उसी गुण को हम प्लास्टिसिटी या प्लास्टिकता या सुगठिता हम हिंदी में बोल सकते हैं। यानी कि कोई मटेरियल अगर हम उसमें बाहरी बल लगा रहे हैं तो बिना टूटे स्थायी विरूपता उसमें आ जाए, स्थायी जो डिफॉर्मेशन है वो आ जाए और बल हटाने पर वो पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में अगर वापस नहीं आता है, तो इसी को, ये जो क्रिया आपकी होती है इसी को हम प्लास्टिकता या सुगठिता या इंग्लिश में हम प्लास्टिसिटी इसको बोल सकते हैं। तापमान बढ़ने के साथ इस गुण में भी वृद्धि होती है और यह गुण रखने वाले पदार्थ आपके प्लास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। ये जो गुण है, ये जो क्रिया हम कर रहे हैं जिस मटेरियल पे, तो इस क्रिया को हम प्रोसेस को प्लास्टिसिटी बोलेंगे, लेकिन ये गुण जिस पदार्थ में होंगे उस पदार्थ को प्लास्टिक मटेरियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तन्यता, डक्टिलिटी आपकी क्या होती है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पतले तार के रूप में खींचा जा सके तन्यता कहलाता है। उदाहरण के लिए तांबा, सोना, चांदी, टीन, एल्यूमिनियम आदि तन्य पदार्थ होते हैं। टूटने से पहले इसकी माप प्रतिशत लंबाई में वृद्धि या दैर्ध्य वृद्धि, जो परसेंटेज आपके इलोंगेशन होता है उसके द्वारा हम इसको प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस आपका क्या होता है, इसको हम हिंदी में भंगुरता बोलते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर चोट लगाने से वह बिना किसी विकार अथवा खराबी उत्पन्न हुए टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसी को हम भंगुरता कहते हैं। ये आपका भंगुरता कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो भंगुरता आपका ब्रिटलनेस है, पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ पर जब हम चोट लगाते हैं तो बिना किसी विकार या खराबी उत्पन्न हुए और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जो क्रिया आपकी है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम भंगुरता बोलते हैं। और भंगुर पदार्थ में तन्यता एवं कुटितता, जो आपका कुटितता होता है, मिलेबिलिटी होती है, इसकी कमी होती है, यानी कि उसमें तन्यता नहीं होती है, डक्टिलिटी नहीं होती है और तुरंत आपका जब उस पर आप चोट लगाएंगे तो टूट जाता है। तो यही आपका होता है ब्रिटलनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट हमारा है कड़ापन या चिमड़पन, जिसको हम इंग्लिश में टफनेस बोलते हैं। टफनेस आपका क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ टूटने से पूर्व धक्कों या झटकों का विरोध करता है, कड़ापन या चिमड़पन कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ जब टूटता है तो उसके पहले वो धक्कों या झटकों का विरोध करता है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कड़ापन या चिमड़पन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में टफनेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कठोरता क्या होता है आपका? हार्डनेस। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ रगड़ने, घिस जाने, कट जाने या खुरच जाने का विरोध करता है, कठोरता कहलाता है, जिसको हम हार्डनेस बोलते हैं। इसे साधारणतः ब्रिनेल परीक्षण द्वारा मापा जाता है। कठोरता का टेस्ट हम कैसे करते हैं? किससे? तो ब्रिनेल टेस्ट के द्वारा हम इसको माप सकते हैं। ब्रिनेल टेस्ट के माध्यम से कठोरता को हम मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेलेबिलिटी क्या है, कुट्यता क्या है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को पीट कर बिना चटके उसे पतली चादर में बदला जा सके, उसे ही हम कुट्यता कहते हैं, या कुट्यता कहलाता है। उदाहरण के लिए तांबा, सोना, चांदी, पीतल, मृदु इस्पात, एल्यूमिनियम आदि कुट्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। इसको हम पीट कर पतली चादर के रूप में चेंज कर लेते हैं, बदल सकते हैं इसको। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्नम्यता का क्या होता है? स्टिफनेस। इंग्लिश में हम इसको स्टिफनेस बोलते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ बाह्य बलों के कारण उत्पन्न विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्शन का विरोध करता है, उसी को हम स्टिफनेस कहते हैं। तो वह गुण पदार्थ का जिसके कारण वह पदार्थ बाह्य बलों के कारण उत्पन्न जो डिफ्लेक्शन होता है उसका विरोध करे, वही हमारा स्टिफनेस यानी कि दुर्नम्यता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दृढ़ता। तनाव में किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए उसमें जितनी अधिकतम प्रतिबल गुण को तनाव में जिसमें जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सके, यानी कि तनाव में किसी पदार्थ को जब तोड़ते हैं तो उसके लिए उसमें जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सके वो उस पदार्थ की दृढ़ता होती है। अर्थात इस गुण को तनाव में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल तीव्रता द्वारा मापा जाता है। तो इसी को हम स्ट्रेस इंटेंसिटी, जितना अधिक हम प्रतिबल उस पर प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न कर सकते हैं तो वही हमारा उस पदार्थ की दृढ़ता कहलाती है, और इसको हम अधिकतम प्रतिबल तीव्रता द्वारा माप सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नम्यता आपकी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को बिना टूटे किसी चाप की आकृति में मोड़ा जा सके, यही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे आपका कोई पदार्थ है, इसको हम बिना तोड़े अगर इसको मोड़ ले किसी चाप की आकृति में, ऐसे मान लीजिए इसको मोड़ सकते हैं, तो यही आपकी जो इसका जो ये जो गुण है आपका फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है, नम्यता कहलाता है। किसी पदार्थ में अगर ये गुण है तो वो मटेरियल आपका फ्लेक्सिबल मटेरियल कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फटीग। फटीग आपका क्या होता है? पदार्थों में बार बार प्रतिबलों के लगने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी को ही हम फटीग कहते हैं। जब किसी पदार्थ में बार बार प्रतिबल लगता है तो उसके कारण जो पदार्थ की प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस में जो कमी होती है, इसी को हम फटीग बोलते हैं। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपका, तो इसको जानना जरूरी है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रत्यास्थ पिंड, प्लास्टिक पिंड और दृढ़ पिंड। अब बॉडी को हम देखेंगे, यानी कि प्रत्यास्थ जो इलास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है और रिजिड बॉडी क्या होती है। तो पहले तो हम मटेरियल देख लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बॉडी को देखेंगे, ये तो इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड बॉडी क्या होती है। तो बाह्य बलों के कारण किसी पिंड में प्रतिरोधी बलों यानी कि जो रेजिस्टिव आपका फोर्सेज होता है, इसके उपजने के आधार पर विभिन्न पिंडों को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला आपका है प्रत्यास्थ पिंड यानी कि इलास्टिक बॉडी, दूसरा आपका है प्लास्टिक पिंड, प्लास्टिक बॉडी, और तीसरा आपका है रिजिड पिंड यानी कि दृढ़ पिंड, तो रिजिड बॉडी। 3 प्रकार के होते हैं। तो एक एक को हम देखेंगे। प्रत्यास्थ पिंड आपका इलास्टिक बॉडी क्या होगा? पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड पर बल लगाने से उसके आकार में विरूपण यानी कि जो परिवर्तन होता है उसके आकार में, उसके विरोध में प्रतिरोधी बल उपजते हैं। जब बाह्य बलों को हटा लिया जाता है तो आकार में विरूपण जो परिवर्तन हुआ रहता है वो शून्य हो जाता है तथा पिंड प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिरोधी बल भी समाप्त हो जाते हैं। तो इसी जो बॉडी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी कहते हैं। जो गुण आपका होता है वो सब सेम ही होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक बॉडी आपका क्या हो गया? पूर्ण प्लास्टिक पिंड पर बल लगाने में उसके आकार में स्थायी विरूपण या परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन आ जाता है, और जब हम बल हटाते हैं तो परिवर्तन आपका वो वापस नहीं जाता है, यानी कि जो आपकी पिंड है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आती है। तो इसी बॉडी को हम, ऐसी बॉडी को हम प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। और जो आपका रिजिड बॉडी है, इसमें क्या होता है? दृढ़ पिंड पर बल लगाने से उसके आकार में नगण्य विरूपण होता है तथा शीघ्र ही प्रतिरोधी बल उपजते हैं। यानी कि जब हम किसी भी रिजिड बॉडी पे कोई बल लगाते हैं बाहरी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह की जो भी बॉडीज होती है वो हमारी रिजिड बॉडी कहलाती है।
तो ये तीनों पॉइंट हो गए आपके इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफॉर्मेशन, जो बार बार आपका आ रहा है, डिफॉर्मेशन होता है, विरूपण होता है। तो डिफॉर्मेशन होता क्या है इसको हम देख लेते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि डिफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं, इसको हम हिंदी में विरूपण बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। डिफॉर्मेशन आपका क्या है, प्रत्येक पदार्थ के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है तथा जब किसी पिंड पर बाहर से कुछ बाह्य बल क्रिया करते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन या विरूपण होता है। जैसे जैसे पिंड का विरूपण होता जाता है तो इसका विरोध करने के लिए पदार्थ में प्रतिरोधी बल भी उपजते हैं। इन प्रतिरोधी बलों का मान विरूपण के साथ साथ बढ़ता जाता है और जब बाह्य बलों का पूर्ण प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है तो विरूपण होना रुक जाता है। फलस्वरूप पिंड स्थैतिक संतुलन में आ जाता है। पिंड के आकार में परिवर्तन या विरूपण को विकृति तथा इसके विरोध हेतु पदार्थ में उपजे प्रतिरोध को हम प्रतिबल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पिंड के जो आकार में परिवर्तन या विरूपण होता है इसी को हम विकृति यानी कि स्ट्रेन बोलते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसके विरोध हेतु जो पदार्थ में उपजते हैं उपजे प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि पिंड के आकार में परिवर्तन या विरूपण जो होता है उसको विकृति बोल रहे हैं, स्ट्रेन। और इसके विरोध हेतु पदार्थ में जो उपजे प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे कि विकृति हम किसे बोलते हैं, स्ट्रेन किसे बोलते हैं और स्ट्रेस किसे बोलते हैं। और जो आपका विरूपण है वो क्या होता है, कोई पदार्थ है तो जब हम उसमें बाहरी बल लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉलम ये जिसमें हम ऊपर से बल लगा रहे हैं तो इसकी जो आकृति है इसमें कुछ परिवर्तन होता है, ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विरूपण बोलते हैं। यानी कि इसकी आकृति चेंज हो गई और जब हम ये बाहरी बल वापस मतलब हटा देते हैं जब यहाँ से, तो ये पदार्थ जो आपका है, ये पिंड है, अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। तो ये आपका क्या होता है, तो ये जो चेंजेस होता है इसी को हम विरूपण बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि पिंड बाह्य बलों का पूर्ण प्रतिरोध उपजाने में असमर्थ होता है तो उसका विरूपण हो जाता है और अंत में पिंड टूट जाता है अथवा असफल हो जाता है। हम जान चुके हैं कि बाह्य बलों के प्रभाव में पिंड का विरूपण होता है। पिंड पर बल की प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार के विरूपण होते हैं। तनाव बलों के कारण पिंड की लंबाई में वृद्धि होती है तथा संपीड़न बलों के कारण लंबाई में कमी होती है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि तनाव बलों के कारण जो टेंसाइल फोर्स होते हैं उसके कारण पिंड की लंबाई में आपकी वृद्धि होगी। यानी कि कोई पिंड आपका है तो जब इसमें हमारा टेंशन लग रहा है दोनों तरफ से तो क्या होगा, ये पिंड की लंबाई बढ़ेगी दोनों तरफ से ये खींचेगा तो। और जब कंप्रेशन लगता है किसी पिंड पर, इधर से एरो देखिए आप, तो कंप्रेशन लगेगा दोनों तरफ से, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, पिंड की लंबाई इसमें घटेगी। तो आप ये याद रखेंगे एक लाइन, तनाव बलों के कारण पिंड की लंबाई में वृद्धि होती है तथा संपीड़न बलों के कारण पिंड की लंबाई में कमी होती है। तनाव बल क्या होते हैं, संपीड़न बल क्या होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुप्रस्थ बल यानी कि जो ट्रांसवर्स फोर्स होते हैं इसके कारण पिंड में कर्तन विकृति होती है जिससे पिंड का एक तल दूसरे पर फिसलता है। पिंड की परिस्थितियों के आधार पर अनुप्रस्थ बलों के कारण पिंड का झुकाव भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिबल संकेंद्रण गुणांक। इसका जो फार्मूला आपको याद रखना है, केवल प्रतिबल संकेंद्रण गुणांक का जो फार्मूला क्या है, KT=F max/FO। यहाँ पर देखिए KT आपका है सामान्य प्रतिबल के लिए प्रतिबल संकेंद्रण गुणांक और FO आपका सीधा प्रतिबल है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इसका जो फार्मूला क्या होता है ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं तनाव परीक्षण। तो टेंसाइल जो टेस्ट है हम कैसे करते हैं, ये आपका मशीन का नाम आपको याद रखना होगा। यह परीक्षण पदार्थ द्वारा निर्मित एक विशेष नमूना यानी कि स्पेसिमेन पर किया जाता है। परीक्षण नमूना एक समरूप काट क्षेत्रफल की छड़ के रूप में होता है और यह परीक्षण सामान्यतः जो फिगर में आपको दिखाया गया है इसके माध्यम से करते हैं। यानी कि ये कौन सा आपका मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, इसको हम यूटीएम बोलते हैं। तो यूटीएम के माध्यम से हम टेंसाइल जो टेस्ट है वो करते हैं। तो आगे देखते हैं हम, ये आपका यूटीएम है, इसी के द्वारा हम टेंसाइल टेस्ट तनाव परीक्षण करते हैं। इसके द्वारा और भी क्या क्या गुण ज्ञात किए जा सकते हैं, तो समानुपाती सीमा पहला आपका है, दूसरा आपका है प्रत्यास्थ सीमा इलास्टिक लिमिट, परामर्श बिंदु प्रतिबल यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, अधिकतम तनाव प्रतिबल, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यंग गुणांक, प्रमाण प्रतिबल, फिर आपका है प्रतिशत कमी तथा वृद्धि, टफनेस और धारिता जो आपका है सीमा। तो ये सारी चीज़ें हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट के बारे में दिखाया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिबल विकृति आरेख। नेक्स्ट पार्ट में हम अभी आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं।
ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम प्रतिबल विकृति आरेख से हम देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसी तरह की और भी सीरीज आपकी चलती रहेगी। इस जो भी आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट हम पढ़ा है, तो प्रत्येक चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे।